रिलायंस पावर आज फिर से जबरदस्त खबरों में है। स्टॉक में आज 11% की तेजी आई और 72 रुपए का नया 52 हफ्ते का हाई भी बना लिया। और सोचिए, पिछले सिर्फ एक महीने में ही ये स्टॉक करीब करीब 70% चढ़ गया है। मतलब गजब की रैली है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस उछाल के पीछे चल क्या रहा है, कौन से वो मुख्य कारण है। हमारे पास हाल के कुछ घटनाक्रमों का विश्लेषण है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले जरा Q4 या मतलब फिस्कल ईयर 25 की चौथी तिमाही के नतीजों पर बात करते हैं। ये काफी अच्छे आए हैं। रेवेन्यू करीब 1978 करोड़ रुपए रहा, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है PAT वो 125.57 करोड़। पिछली तिमाही से देखें तो ये 199% ज्यादा है। ये कैसे हुआ, इतना बड़ा जंप? हाँ, देखिए इसके पीछे कुछ चीजें हैं। पहली बात तो कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल मतलब लागत नियंत्रण वो बेहतर किया है। दूसरी, और ये काफी अहम है, उन्हें एक वन टाइम मतलब एक मुश्त नॉन ऑपरेशनल गेन हुआ है। ये एक सब्सिडरी के डीकॉन्सोलिडेशन यानी समूह से अलग होने से आया, करीब 3230 करोड़ का। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। अच्छा, ये वन टाइम वाला। हाँ, और तीसरा, जो बिजली के टैरिफ हैं उनमें स्थिरता रही, तो इन सब का मिला जुला असर है। लेकिन हाँ, ये जो वन टाइम गेन है, इससे बैलेंस शीट तो अच्छी दिखती है, पर अब देखना ये होगा कि इसके बिना कोर बिजनेस मतलब जो बिजली बनाने का मुख्य काम है, वो कितना टिकाऊ मुनाफा दे रहा है। सही कहा। मजबूत फाइनेंशियल दिखने से स्टॉक पे तो अच्छा असर पड़ता ही है। बिल्कुल। अच्छा, तो नतीजों ने तो एक सॉलिड बेस बना दिया। अब बात करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स की। सुनने में आया है कि कुछ बड़े हाथ लगे इन कंपनी के। क्या है ये? हाँ, हाल में कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं हुई हैं। एक तो रिलायंस न्यू सेंटेक है, उसने SECI के साथ 930 मेगावाट सोलर और साथ में 465 मेगावाट्स 1860 मेगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट साइन किया है। 930 मेगावाट सोलर और साथ में बैटरी भी? हाँ, और ये MHW मतलब मेगावाट घंटा, ये बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी बताता है। ये 25 साल का PPA है, पावर परचेज एग्रीमेंट, मतलब ₹3.53 प्रति यूनिट का रेट फिक्स है 25 साल के लिए। ये करीब $1.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा है ये। 1.2 बिलियन और 25 साल फिक्स्ड रेट, ये तो कमाल है। बिल्कुल। दूसरा, रिलायंस पावर ने खुद ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए 175 मेगावाट 700 mHV का बैटरी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट जीता है। अच्छा, ये अलग से? हाँ, ये अलग से। और तीसरा, भूटान में 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए एक जॉइंट वेंचर किया गया है। इसमें 2000 करोड़ रुपए का निवेश है 50-50 पार्टनरशिप में, और कहा जा रहा है कि ये भूटान का अब तक का सबसे बड़ा FDI प्रोजेक्ट है। वाह, भूटान में भी? जी, तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत अहम हैं। इनसे ऑर्डर बुक तो एकदम तगड़ी हो गई है, मतलब भविष्य में रेवेन्यू की विजिबिलिटी बढ़ गई है। और ये जो सोलर प्लस बैटरी वाला कॉम्बिनेशन है ना, हाँ। ये चीज वाकई गेम चेंजर हो सकती है। ये राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे क्लीन एनर्जी दे सकता है। हाँ, सोलर की यही दिक्कत होती है कि रात में या बादल हों तो बंद। बिल्कुल, तो ये उसका समाधान है। और इसीलिए निवेशक इसको एनर्जी ट्रांजिशन मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में जो बदलाव आ रहा है, उसमें एक बड़े कदम की तरह देख रहे हैं। समझा। तो नतीजे अच्छे, बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में, और इसका असर शेयर प्राइस पर भी साफ दिख रहा है। जरा उस ट्रेंड को देखें, अप्रैल से अब तक क्या कहानी रही है? हाँ, देखिए, अप्रैल की शुरुआत में ये शेयर 36-38 रुपीस के आसपास था। फिर मई में जब नतीजे आए तो ये उछलकर 44-45 तक गया है। फिर 5 जून को इसने 60.89 रुपीस का लेवल पार किया, और 10 जून को तो 72 रुपीस का नया 52 वीक हाई बना दिया। और इस तेजी में सिर्फ फंडामेंटल्स ही नहीं, मतलब कंपनी के नतीजे या प्रोजेक्ट्स ही नहीं, बल्कि टेक्निकल बाइंग भी है। और FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका भी इंटरेस्ट बढ़ा है, उनका निवेश भी आया है। तो मार्केट में सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है इसको लेकर। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और खबर है, कोई और पार्टनरशिप वगैरह? हाँ, एक और छोटी पार्टनरशिप की खबर है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग हो सकती है आगे चलकर। NTPC की एक सब्सिडरी के साथ मिलकर एक JV बनाया है। ये थर्मल पावर प्लांट को ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर R&D मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ, हालांकि अभी इसकी ज्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, पर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर मार्केट में वैसे ही काफी उत्साह है ना? भविष्य की टेक्नोलॉजी है, तो ये दिखाता है कि कंपनी उस दिशा में भी सोच रही है। सही है। सब कुछ काफी पॉजिटिव लग रहा है सुनने में। लेकिन
क्या निवेशकों को कुछ रिस्क या सावधानियों पर भी ध्यान देना चाहिए? कुछ चिंता की बात? देखिए, निवेश है तो रिस्क तो हमेशा रहता है। यहाँ अगर मुख्य तौर पर देखें तो 4 बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला है एग्जीक्यूशन रिस्क। ये जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनको टाइम पर और बजट में पूरा करना, ये अपने आप में एक चुनौती है। देरी हो सकती है, कॉस्ट बढ़ सकती है। हाँ, ये तो होता ही है बड़े प्रोजेक्ट्स में। बिल्कुल। दूसरा, टैरिफ स्टेबिलिटी। देखिए, पीपीए वाले रेट तो 25 साल फिक्स हैं, लेकिन कंपनी कुछ बिजली खुले बाजार यानी मर्चेंट मार्केट में भी बेच सकती है। वहां कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, उसका असर मुनाफे पर आ सकता है। अच्छा। तीसरा, बैलेंस शीट। जैसा हमने पहले कहा, वो वन टाइम गेन हटाकर कंपनी का जो कोर प्रॉफिट है वो कितना सस्टेनेबल है, कितना टिकाऊ है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। और चौथा, पॉलिसी सपोर्ट। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत हद तक सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। अगर पॉलिसी में कोई बदलाव आता है तो उसका असर बिजनेस पर पड़ सकता है। ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। तो अगर समेटें बात को, तो रिलायंस पावर एक तरह से अपना फोकस बदल रहा है, पारंपरिक थर्मल से हटकर रिन्यूएबल्स की तरफ, सोलर, बैटरी और शायद आगे हाइड्रोजन भी। इन नए प्रोजेक्ट्स का सक्सेसफुल होना ही आगे की कहानी लिखेगा। तो इसका मतलब क्या निकालें? मतलब साफ है कि भारत में जो एनर्जी ट्रांजिशन की कहानी चल रही है वो जोर पकड़ रही है, और रिलायंस पावर उसमें एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है, ये दिख रहा है। अगर ये एग्जीक्यूशन ठीक से कर लेते हैं, इन बड़े प्रोजेक्ट्स को सही से लागू कर पाते हैं, तो हाँ, निवेशकों के लिए ये निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन हाँ, एक सवाल मेरे मन में जरूर आता है। ये पीपीए 25 साल के हैं, रेट फिक्स्ड हैं। अब इतने बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी लंबी अवधि है, तो इस दौरान जो कंपोनेंट कॉस्ट बदलेंगी, सोलर पैनल, बैटरी वगैरह, या फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होंगे, उस रिस्क को कंपनी कैसे मैनेज करेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी।